नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में अध्याय 13वां पाठ सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है। उसी भाषण का ये अंश है। देखिए, इसमें अपन ने अंबेडकर जी का परिचय पढ़ लिया था और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया। और पाठ का परिचय, ये जो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें हैं, ये एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो हमने प्रजातंत्र को शासन की पद्धति के रूप में चुना। उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यदि प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातें अपन ने पूर्व की वीडियो में पढ़ी थी। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यानी लंबे समय तक कोई एक ही व्यक्ति शासन नहीं करना चाहिए। हर 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए और जनता जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन सकती है। ये एक तो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी बात है। दूसरी चीज़ जो थी अपन ने पढ़ी थी वो ये थी कि विरोधी पक्ष सशक्त होना चाहिए और जो बहुमत है वो बहुमत अल्पमत की बात को सुनेगा, उसकी बात को इग्नोर नहीं करेगा। बहुमत और अल्पमत का उदाहरण के द्वारा मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बता दिया था। इसमें लेखक ने 2 देशों के एग्जाम्पल भी दिए हैं, एक तो ब्रिटेन का और एक कनाडा का, कि दोनों ही देशों में जो विरोधी पक्ष है उस विरोधी पक्ष को बहुत सारी सुविधाएं या सहूलियत दी गई है, उनकी बातों को सुना जाता है। तो लोकतंत्र को यदि सफल बनाना है तो विरोधी पक्ष की बातों को बहुत ही गहराई से लेना होगा, सीरियसली उनकी बातों को लेना पड़ेगा। तीसरी बात जो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए बताई है वो है कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसमें भी एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि आजकल राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि चुनाव जीतने के बाद में अपने लोगों का ज़्यादा फ़ायदा करती है। टेंडर वगैरह जो है, लाइसेंस वगैरह जो है वो अपने लोगों को ज़्यादा देती है। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है साहब। कानून की नज़रों में सब बराबर होना चाहिए। इसके बाद में इसका एक एग्जाम्पल अपन ने देखा था अमेरिका में, कि अमेरिका में कुछ समय पहले क्या था कि जैसे ही सरकार बदलती थी, सरकार बदलते ही सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा देते थे। फिर जो नई सरकार आती थी वो अपने लोगों को रखती थी। फिर धीरे धीरे अमेरिका को ये बात समझ में आई कि ये जो है वो गलत हो रहा है, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर हो रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे इसको बंद कर दिया था। इसे विकृत शासन पद्धति के नाम से जाना था। प्रश्न बना था कि विकृत शासन पद्धति कहाँ थी और क्या थी। तो विकृत शासन पद्धति अमेरिका में थी। क्या थी कि वहाँ पर सरकार के साथ ही कर्मचारियों को भी बदल देते थे। आज देखिए, यहाँ से अपन पाठ को पढ़ते हैं। फिर अमेरिका वालों ने इस विकृत पद्धति को बदल दिया ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय सिविल कार्यालय में अंतर यानी भेद कर दिया था। यानी राजनीतिक कार्यालय तो हो गया सब राजनेता और सिविल में हो गए आपके कलेक्टर है, SP है, जितने भी ये कर्मचारी है ये हैं। तो दोनों को अलग अलग किया कि साहब जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो सिविल वालों को इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके काम में। दोनों का काम अलग अलग होना चाहिए। यदि राजनीति का सिविल में इंटरफेयर हो गया तो फिर वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासन में आए, यह सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। जैसे हमारे देश में आप देख लीजिए, कलेक्टर, SP, उनको कोई नहीं हटाता है। सरकार बदलती है, राजनेता बदल जाते हैं, लेकिन ये सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं वो स्थायी रहते हैं।
इनके काम में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता है, और यदि कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप करता है तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। अब एक फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं अम्बेडकर जी। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय क्या था, देखो ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। कौन सी? कि सिविल कार्यालय और राजनीतिक कार्यालय दोनों में अंतर था, एक नहीं थी, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ था जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम से दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या कोई क्लब है। देखिए, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था तो शासन ब्रिटेन से संचालित होता था, और यहाँ पर वाइसराय का एक पद होता था जो सबसे बड़ा पद था। तो दिल्ली में वाइसराय के नाम से कोई न कोई सड़क, कोई गली, कोई बिल्डिंग का नाम जरूर होता था कि साहब ये उस फला वाइसराय के नाम से। ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। वैसे तो हर गवर्नर के नाम पर कुछ न कुछ था दिल्ली में, लेकिन एक गवर्नर ऐसे थे, वाइसराय थे, जिनके नाम से कुछ नहीं था, और उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था, यानी अंबेडकर जी का। उस समय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेरे पास था, और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देख रेख में हो रहे थे। वह सेक्रेटरी मेरे पास आया और मुझे कहा कि हेलो प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते हैं क्या? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। तो दिल्ली में वाइसराय के नाम से कुछ न कुछ था, एक ही वाइसराय थे जिनके नाम से कुछ नहीं था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो उनका सेक्रेटरी अंबेडकर जी के पास आता है और कहता है कि यार सब वाइसराय के नाम से कुछ ना कुछ है दिल्ली में, इनके नाम से कुछ नहीं है, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी संस्था का, किसी स्ट्रीट का, किसी क्लब का, किसी बिल्डिंग का नाम उनके नाम से कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कि मैं विचार करूंगा। उन दिनों में यमुना नदी के ऊपर बांध बनवाने का विचार कर रहा था दिल्ली में, ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी से, अंबेडकर जी के सेक्रेटरी, जिनका नाम H.C. पारायर था और वो एक यूरोपियन थे, मैंने कहा, पारायर महोदय, वाइसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्या आप समझते हैं कि उसने क्या उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था सेक्रेटरी का, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। तो देखो, अंबेडकर जी के सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो क्या होगा, राजनीति और सिविल दोनों का इंटरफेयर हो जाएगा, उसमें राजनीति का इंटरफेयर हो जाएगा सिविल में, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब देखो, क्या आज ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है साहब। आज यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी चीज़ का नाम बदल सकते हैं या नामकरण कर सकते हैं, उससे सिविल वालों की राय नहीं ली जाती है, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स जो है उसका इंटरफेयर हो जाएगा सिविल में, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है। बिल्कुल है साहब, लेकिन उन दिनों यह संभव था क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है कानून बनाना, कानून बना दो, फिर जो है उनको लागू करवाना, कैसे क्या प्रोसेस है वो सारा सिविल के ऊपर छोड़ दीजिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना, उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे, इंटरफेयर करे या पक्षपात करे। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग ही कर दें। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त जो आवश्यक है वो ये है, विधान संबंधी नैतिकता का पालन।
यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो देखिए, अभी जो ऊपर का पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, उस पैराग्राफ में क्या था, उसमें ये था कि राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय जो है इनमें भेद होना चाहिए। राजनीतिक कार्यालय का अनावश्यक हस्तक्षेप, इंटरफेयर, सिविल में नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आज़ादी से पहले का अंबेडकर जी ने दिया है साहब, जब लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से उनका सेक्रेटरी ने आकर उनसे मिला था। अब देखो साहब, चौथी शर्त है, एक एक शर्त आपको याद रखनी है। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए पहली शर्त है किसी व्यक्ति या शासन को, किसी व्यक्ति या पार्टी को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि बहुमत को अल्पमत की बात सुननी चाहिए। तीसरा अपन ने देखा था कि जो नियम कानून हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए। और चौथी जो शर्त है वो विधान संबंधी नैतिकता है। यहां से बढ़िया छोटा प्रश्न भी है, बड़ा प्रश्न भी है। विधान अपन कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं, विधान कह सकते हैं। छोटे से लेकर एक बड़े लेवल तक आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। आज हमारा देश चल रहा है संविधान से, संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसी के अनुसार देश चल रहा है, तो वो विधान है हमारे देश का। अब आ जाओ अपने परिवार में, अपने परिवार का भी एक विधान है। आपने देखा होगा, आपके दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा से कई बार आपने सुना होगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है। तो वो आपके घर का विधान है, आपके घर के नियम है। तो बिना नियमों के तो एक घर भी नहीं चल सकता है, तो देश कैसे चल सकता है? तो वहाँ पर भी संविधान है। अब उस संविधान या विधान की नैतिकता का पालन करना, उसमें जो चीज़ें लिखी गई है उन चीज़ों का हमें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। यदि हम विधान की नैतिकता का ईमानदारी से पालन करेंगे तब तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और यदि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तो उससे हमारा लोकतंत्र डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा। तो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए चौथी शर्त है विधान संबंधी नैतिकता का पालन। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूं जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हूं, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र हम कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है साहब। इंग्लैंड में लोग संविधान का पालन करते हैं और लोगों को खेल के संविधान के नियमों का पालन करना भी चाहिए। खेल नहीं, संविधान के नियमों का पालन करना भी चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की, उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। देखना, विधान संबंधी नैतिकता का पालन का एग्जाम्पल यहाँ पर अमेरिका से लिया गया है। 13 अमेरिकी उपनिवेश, छोटे छोटे जो राज्य थे 13, उन राज्यों पर ब्रिटेन का अधिकार था। जैसे हमारे देश में भी पहले ब्रिटेन का अधिकार था। दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों पर हुकूमत करने वाला ब्रिटेन ही है। तो अमेरिका के छोटे छोटे 13 स्टेट थे, उन 13 स्टेट के ऊपर उसका ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी उसका अधिकार था। अमेरिका के लोग ब्रिटेन से मुक्त होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। जैसे हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह अमेरिका में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और उस लड़ाई का नेता, उस लड़ाई का मुखिया था जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है। जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। यह कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता है। अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन का जो स्थान है शायद वो हमें पता भी नहीं है। उसको एक नेता नहीं कह सकते हैं। अमेरिका की जनता जॉर्ज वॉशिंगटन को भगवान मानती थी,
और जॉर्ज वॉशिंगटन की किसी बात को टालते नहीं थे। सब लोग उनकी द्वारा कही गई बात का पालन करते थे। वॉशिंगटन उनका देवता था, अमेरिका वालों का। वॉशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया था। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। अमेरिका के छोटे छोटे 13 राज्यों पर ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका वाले ब्रिटेन से आज़ाद होना चाहते थे और उन्होंने अपना नेता बनाया था जॉर्ज वॉशिंगटन को। और नेता ही नहीं साहब, अपना भगवान मानते थे उसको, हर बात उसकी मानते थे। तो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई वॉशिंगटन के नेतृत्व में लड़ी गई थी और उनकी जीत हुई, अमेरिका आज़ाद हुआ। और आज़ाद होते ही अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन बना? जॉर्ज वॉशिंगटन बना। अब जो भी 5-6 साल की उनकी अवधि थी, जब वो अवधि ख़त्म हो गई तो लोग फिर गए वॉशिंगटन के पास कि साहब अगला कार्यकाल भी आपका ही होगा, आगे भी हम आपको ही प्रेसिडेंट चुनना चाहते हैं। तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने साफ कह दिया था कि देखो आप गलत कर रहे हो। यदि पहले 5-6 साल में रह गया, अब आगे मैं रह जाऊंगा, तो फिर मुझमें अंग्रेज़ों में फ़र्क क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी वो राज करते आए थे, अभी भी आप कंटिन्यू मुझे कर रहे हो, तो उससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। तो आप मुझे मत बनाओ राष्ट्रपति, आप किसी नए को लाओ और राष्ट्रपति बनाओ। क्या आप सोच सकते हैं आज कोई ये बात कह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कह सकता है। जब वॉशिंगटन से उसका कारण पूछा गया तो देखो कितना सुंदर जवाब दिया वॉशिंगटन ने। उसने कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ अमेरिका, तो हमने एक संविधान बनाया था और उस संविधान में ये लिखा गया था कि किसी व्यक्ति को सदैव शासन करने का अधिकार नहीं है। अब यदि आप मुझे दूसरा कार्यकाल देते हो तो वो तो उस विधान का अपमान हो गया साहब, और मैं विधान संबंधी नैतिकता का पालन करूंगा, मैं दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। अब आप समझ गए? जब अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था, जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से मना कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति, सबकी राय से निर्विरोध बिना चुनाव के जीत जाता। वॉशिंगटन एक बार नहीं, यदि 10 बार भी खड़ा होता तो अमेरिका में उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि उसको लोग इतना बड़ा सम्मान देते थे। लेकिन वॉशिंगटन ने मना कर दिया कि नहीं, दूसरी बार मैं खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो बताया, प्रियवर डियर, आप भूल गए कि हमने इस विधान को किस लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते हैं। मान लीजिए पहले मैं रह गया, अब आप फिर मुझे रख रहे हो, फिर मैं रह जाऊंगा, फिर मेरा बेटा रह जाएगा, तो फिर तो अमेरिका आज़ाद कहाँ हुआ? अंग्रेज़ों से मुक्त होकर वो तो मेरा गुलाम बन गया। तो हमने विधान इसीलिए बनाया था और मैं ही उस विधान को कैसे तोड़ सकता हूँ? वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते कि साहब पिता के बाद उसका पुत्र शासन करे। हम कोई अनन्य या डिक्टेटर, तानाशाह नहीं चाहते हैं। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रति काल अवधि अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा जो हमने उस विधान में लिखे हैं? जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट बना देते हैं, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकारों के प्रति विद्रोह किया है? उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हो, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, संविधान में मैंने ही लिखा था कि दूसरी बार कोई नहीं बन सकता है, कि हमने वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक बार और खड़ा होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने के लिए लोग गए तो उन्होंने धत्ता बता दिया, साफ मना कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। ये साहब एक उच्च आदर्श है, ये एक आइडियल पर्सनैलिटी है जिसको देखकर लोग कुछ सीखते हैं। और हमारे देश में क्या है आप देखते हो,
वंशानुगत चलता है साहब, पिता भी मुख्यमंत्री है, फिर बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर वो बन जाता है, अपने परिवार वालों का भला करते हैं। ये चीज़ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जब 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को तो आप जानते ही हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ये उस समय की बात है जब देश आज़ाद हुआ था हमारा। मैं गोलमेज सम्मेलन में गया था, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई थी, मैं वहाँ गया था। अम्बेडकर जी कह रहे हैं उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है क्या, जबकि वह यह भी नहीं चाहता था कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। जब अम्बेडकर जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए तो वहाँ पर एक विवाद का प्रश्न चल रहा था साहब कि क्या राजा अपनी पसंद की किसी लड़की से विवाह कर सकता है क्या, और यदि उसने कर लिया तो क्या वो रानी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। यदि वो नहीं कहलाएगी तो फिर राजा को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा प्रश्न वहाँ चल रहा था। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोध कर रहे थे। बाल्डविन अंग्रेज थी, उन्होंने उसका विरोध किया। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका मानना था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल, 2 पार्टियां हैं ब्रिटेन में, बहुत से लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड पत्रिका में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात आवश्यक है, वो ये कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। दोनों दृष्टि से आप इसको देख लीजिए। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बहुमत मेजॉरिटी, अल्पमत माइनॉरिटी जो विपक्ष कहलाती है, और सोशल के आधार पर देखा जाए तो बहुमत ज़्यादा जो लोग हैं वो, और अल्पमत जिनकी संख्या कम है। अल्पमत का हमेशा ये विश्वास बना रहना चाहिए यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंचेगी और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जाएगा। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल को मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, उसके 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 ही रह गए थे। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत कम थे, कभी इस बात की शिकायत की हो कि उन्हें बोलने का उचित अधिकार से वंचित रखा गया हो या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं थी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें, हमारे देश की। ये जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो, चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ हो। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति नहीं दी हो। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था, अम्बेडकर जी कह रहे हैं, तो हमारे मित्रों में से कुछ
श्री मोरारजी देसाई, मुंशी जी, खर्रे और कुछ लोग जो सत्तारूढ़ थे, जो सरकार में थे, उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर, जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, को उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर उसका विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है उसके अनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्प संख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्प मत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्प मतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए अगली जो प्रजातंत्रवाद के लिए बात बताई है वो है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अल्पमत और बहुमत को पूर्व के वीडियो में मैंने समझाया था। जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। अब 200 में से 150, 150 सत्ता पक्ष के पास है, 50 मान लीजिए विपक्ष के पास है, तो 150 तो हो गया बहुमत और 50 हो गया अल्पमत। अब कई पार्टियां ऐसी है जो एक सीट है जिनकी एक विधायक है, कई ऐसी है जिनके 2 विधायक है, या मान लो कोई निर्दलीय भी है। तो इसमें यह बताया गया है कि विधानसभा में उन सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए। यदि उनको नहीं बोलने दोगे आप संसद में या विधानसभा में, तो उन लोगों के प्रति विधान के प्रति जो है वो विद्रोह हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, और फिर एक अलग गुट बन जाता है जो देश का विरोध करने लग जाता है। इसलिए कभी भी बहुमत को अल्पमत को दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें बाकी का पाठ और प्रश्न उत्तर करेंगे। एक चीज़ जो आपको बतानी है कि वीडियो देखने के बाद में कोई भी आपका प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखा करो। जितना आप लिखोगे उतनी ही हमें प्रेरणा मिलेगी और आगे का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। इसलिए आप वीडियो को देखने के बाद में उसके कमेंट में जो भी है आप लिखो। सारे दिन आप व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करते हो, फेसबुक पर भी करते हो, कम से कम पढ़ाई से संबंधित भी यहाँ पर आप लोग किया करो, उससे आप कुछ सीखोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है, वो आप ध्यान से पढ़ेंगे और कोई भी आपकी समस्या है तो वो आप मुझसे प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।